स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं प्रशांत कटारे और लोकसभा चुनाव 2024 के साथ चुनाव एक्सप्रेस का आगाज होने जा रहा है महाकौशल की इस धरती से, यानी जबलपुर शहर में है इस वक्त हम। और जबलपुर शहर का ये भंवरताल गार्डन है और जबलपुर का अगर हम जिक्र कर लें तो महाकौशल की सियासत का केंद्र कहा जाता है जबलपुर को। और यहां से बहुत सारे समीकरण तय होते हैं, न केवल महाकौशल के बल्कि मध्य प्रदेश के बल्कि देश की सियासत में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान महाकौशल का और जबलपुर शहर का। तो न केवल लोकल इश्यूज पर बात करेंगे बल्कि बात होगी, चूंकि बात लोकसभा चुनाव की है तो देश के मुद्दों पर भी बात होगी, यूसीसी पर भी बात करेंगे, धारा 370 पर भी बात करेंगे, उन मुद्दों पर भी बात करेंगे जो कांग्रेस उठा रही है, जिन पर घेरने की कोशिश कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कर रही है। लगातार जो दावे वादे हो रहे हैं उनकी चर्चा भी होगी और साथ ही उन मुद्दों पर भी जिन मुद्दों पर एक दूसरे को घेरने की तैयारी। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं आपका, हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त इस चर्चा में जुड़े हैं, हमारे साथ राजेश मिश्रा जी हैं। बहुत स्वागत है राजेश मिश्रा जी, नगर उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अयोध्या तिवारी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ मनीष शर्मा जी जुड़े हैं, समाज सेवी हैं मनीष शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और जनता जनार्दन भी होगी, जनता जनार्दन के पास भी हम जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे आखिर कौन से मुद्दे हैं वो जो चाहते हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए लोकसभा चुनाव पर, जिन पर बात होनी चाहिए। एक एक इशू इनके होंगे, मुद्दे इनके होंगे और जवाब नेताजी का होगा, ये चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले नेताजी के पास जाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले राजेश मिश्रा जी, आखिर लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर आप लोग जा रहे हैं चुनाव में? दूसरा, दावे और वादों पर सवाल जरूर उठ रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये भारत की जनता ने श्री मोदी जी पर रखा है और हम इसी मुद्दे पर जा रहे हैं कि सबके प्रयास से भारत आगे बढ़ने वाला है। और आप देखिए पूरे भारत के अंदर विकास हो रहा है और ये विकसित 2047 का जो लक्ष्य हमने रखा है, विकसित भारत, हम उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं जी। लेकिन बीजेपी कांग्रेस कहती है ये विकास तो केवल कागजों पर है, ये विकास केवल टेलीविजन पर दिखता है। विकास पहले कागजों पे होता था, अब कागजों पर नहीं है, अब धरातल पे है। जी ठीक बात है। मैं कांग्रेस के नुमाइंदे पा जाऊं, सर क्या ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस इस बार उठाने जा रही है इस लोकसभा चुनाव में, या उठा रही है अभी? देखिए 28 साल से जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद हैं जी। ये मुझे बताएं कि इस 28 सालों में जबलपुर को इन्होंने दिया क्या है। जबलपुर जिस सुविधाओं का, जिस व्यवस्थाओं का, जिस विकास का जी जो चाह रहा था जबलपुर को लेकर, वो कतई नहीं हो पाए हैं। जबलपुर की स्थिति बिल्कुल इतनी इन्होंने खस्ताहाल कर दी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप इंदौर, भोपाल और उज्जैन की कल्पना तो छोड़िए, जबलपुर इतनी बुरी स्थिति में है कि हम रीवा से तुलना करने की स्थिति में नहीं रह गए जी। बातें ये बहुत बड़ी बड़ी कर लें, दिखावे बहुत बड़ी बड़ी कर लें ये, और आ रहा हूं राजेश जी, आ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि जबलपुर के इनके जनप्रतिनिधि जो हैं वो शून्य है, रीवा की गुणगान गा रहे हैं। मतलब जबलपुर का जो नुमाइंदा चुना जा रहा था पिछले 28 साल में वो अक्षम था, इसलिए रीवा के गुणगान गा रहे हैं। नहीं, बीजेपी कहती है पहले भोपाल और जबलपुर के बीच का सफर कई घंटों का होता था, 5 घंटे हो गए। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी मैं पूछूंगा इनसे कि जो नेशनल NHAI पे अभी डेप्ट कितना हो गया है आज 2023 तक का, मैं पूछूंगा कि क्या स्थिति हो गई अभी धीरे धीरे माहौल आने दीजिए। और रही बात सड़कों की, मैं सड़कों पे लाकर इनको खड़ा करूंगा, आप देखिएगा। राजेश जी प्रतिदिन 30 किलोमीटर, कहाँ 4 से 5 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बनते थे, आज 30 किलोमीटर प्रतिदिन के हाईवे बन रहे हैं। जिस तेजी से समृद्धि एक्सप्रेस मार्ग देख लीजिए जाके, 6 घंटे के अंदर नागपुर से लेकर पुणे पहुंच जाता आदमी। पहले पूरे 6 दिन लग जाते थे, गड्ढों में सड़कें होती थी। आपके दिग्विजय सिंह की हालत मालूम है आप सबको, पूरा प्रदेश डूब क्षेत्र घोषित था, झुमरू तलैया लगता था। और आज हजारों करोड़ के कर्ज में मध्य प्रदेश था, लाइटें नहीं आती थी, गड्ढों में सड़कें लोग ढूंढते थे, ये हाल पूरे मध्य प्रदेश का था। और आज 20-25 वर्षों के अंदर आज मध्य प्रदेश विकसित बन रहा है। बिल्कुल काउंटर आप कह रहे थे। दूसरा भाई, ये केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं बल्कि देश की बात है, देश दौड़ रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 2022-23 का डाटा है, 3,97,000 करोड़ का कर्जा है, 14 गुना 2014-15 2014-15
14 गुना 3,97,000 करोड़ का है। दूसरी बात 2028 तक ये जो आंकड़ा है ये 50,000 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश और उसके समीपस्थ राज्यों तक हो जाएगा। जो आरोप आप लगा रहे हैं अर्थशास्त्री इसको बेहतर तरीके से समझाएंगे। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, आकार बड़ा होता है, तो उस लिहाज से संभव है कि कर्ज का आकार भी बड़ा हो जाए। लेकिन मनीष तिवारी जी थोड़ा सा बताइएगा, आखिर महाकौशल में है क्या, चल क्या रहा है, क्या मुद्दे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि महाकौशल क्षेत्र अगर हम मालवा यानी इंदौर और भोपाल की तुलना में कंपैरिजन करें तो बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं बताना चाहूंगा कि आज से 68 साल पहले 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय जबलपुर को राजधानी बनाने की बात की गई थी, लेकिन नेताओं की इच्छा शक्ति की कमी के चलते वो नहीं बनाई गई। लेकिन अगर दोनों से तुलना करें तो बहुत पिछड़ा हुआ है। बड़े बड़े यहाँ पर ना तो IIM है, ना IITs है, और ना बड़े ऐसे इंडस्ट्रीज या बड़ी कंपनी लाई गई जैसे इंदौर और भोपाल में लाई गई। तो ये बड़ा एक अनदेखी की जा रही है इस क्षेत्र की। तो मैं तो बहुत दुखी हूँ इस बात को लेकर कि दोनों पार्टियों का लंबा शासन हो चुका है, लेकिन जनता के हित में आज तक बड़े इंडस्ट्रीज, बड़ी IITs, IIM और इसके बाद एम्स वगैरह नहीं खोल पाए। ये इनकी बहुत बड़ी कमी रही है। जी चलिए, बड़ी बात आपने कही है। जी ठीक है। जयंत वर्मा जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जयंत वर्मा जी के पास आऊंगा। जयंत वर्मा जी थोड़ा सा बताइएगा, आखिर इश्यूज वाकई लोकसभा में बड़े मुद्दों पर बात हो रही है, केंद्रीय मुद्दों पर बात हो रही है, लोकल इशू पर? जी जो पूरी की पूरी जो बात है, जी देखिए सुन लीजिएगा जरा। जी देखिए, लोकसभा का देखिए सुनिएगा, आपके पास भी आऊंगा। जी, लोकसभा का जो चुनाव है ये उन विषयों के लिए जो पार्लियामेंट से संबंधित हैं, मतलब केंद्रीय विषय है। बिल्कुल। और स्थानीय विषय जो हैं वो तो नगर पालिकाओं के हैं। पर यहाँ पे लोग इतने कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोग जो स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं, जबकि उससे मतलब नहीं है। असली मुद्दे जैसे IPC CRPC का अमेंडमेंट किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, तो उनने किया, तो उसको सामने रखो कि भाई 150 साल से जो गुलामी के कानून थे उनको हमने बदला है। तो ये सब बातें आपको लिखना चाहिए, तो वो स्थानीय बातों पे बातें हो रही। तो मुझे लगता है कि अभी तो मीडिया का काम है कि वो लोगों को एजुकेट करें कि किन विषयों पे असली में इसमें चर्चा होनी चाहिए, और यदि उन विषयों पे नहीं होगी तो फिर ये होता है कि जैसे अब यहाँ एयरपोर्ट तो बन गया पर हवाई जहाज नहीं है। जी ये बड़ी बात आपने कही है। बड़ा एक लोकल का राजेश मिश्रा जी, एयरपोर्ट बन गया लेकिन फ्लाइट्स कब, इंटरनेशनल कनेक्शन कब मिलेगा? 500 करोड़ का जब एयरपोर्ट बना है तो मैं समझता हूँ कि इतने तो हम मूर्ख नहीं कि फ्लाइट नहीं आएंगी। इसके पहले भी हमारे जो लोकप्रिय सांसद थे राकेश सिंह जी थे, उन्होंने पूरी फ्लाइट जबलपुर महानगर को दी। जबलपुर से पुणे दी, जबलपुर से दिल्ली, जबलपुर से बेंगलोर, जबलपुर से कलकत्ता, कितनी फ्लाइट इस जबलपुर महानगर को मिली। और स्टेट के चार्टर्ड प्लेन भी प्रारंभ किए गए, जबलपुर से भोपाल, जबलपुर से ग्वालियर, जबलपुर से रीवा, जबलपुर से इलाहाबाद, मतलब ये स्टेट लेवल पे भी किए। और उसके बाद हमने पूरे प्रदेश के लिए यहाँ से, और अभी भी कल घोषणा हुई है कि जबलपुर महानगर को नई फ्लाइटें मिलने जा रही हैं। बिल्कुल। चलिए, फ्लाइट की बात ही हो रही तो इसी पे अगला सवाल होगा। भाई, बीजेपी सरकार कहती है चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर करता है। हवाई सफर के लिए व्यवस्थाएं भी तो हो जबलपुर में। 450 करोड़ का इन्होंने एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया। ना जबलपुर से बेंगलोर फ्लाइट, ना जबलपुर से चेन्नई फ्लाइट, ना जबलपुर से हैदराबाद फ्लाइट, ना जबलपुर से मुंबई फ्लाइट, ना जबलपुर से कोलकाता फ्लाइट। एक समय, अरे भाई थोड़ा इंतजार करिए ना। इंतजार की समय से 28 साल से इंतजार कर रहे हैं हम 28 साल से इंतजार कर रहे हैं। आप बताइए। ठीक है जी आप बताइए कि ये 28 साल और कितना इंतजार कर लें? और कितना 28 साल कम, 6 पंचवर्षीय योजनाएं हो गई। ठीक है, 6 पंचवर्षीय से सांसद हैं, हाथ की लाइट शून्य है। ठीक है। मैं जयंत वर्मा जी के पास जाऊंगा। जयंत वर्मा जी, वाकई देखिए, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया है तो थोड़ा वक्त इंतजार या थोड़ा वक्त वो तो है, पर जैसे रेल चल रही है, पहले सीनियर सिटीजन्स के लिए कंसेशन था, वो कंसेशन खत्म कर दिया गया है। वंदे भारत चला रहे हैं, उसको सवारी नहीं मिल रही है, और जनरल बोगी में लोगों को बैठने को जगह नहीं है। तो बहुत सारी ट्रेन जो बंद हो गई थी वो भी अभी चालू किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस समय इन विषयों पे ज्यादा चर्चा होनी। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही है। कुछ और इश्यूज में आपके पास आऊंगा उपाध्याय जी। दरअसल जी अयोध्या जी अभी गृह मंत्री अमित शाह जी अभी
महाकौशल में थे, वो कह रहे भाई आदिवासियों को तो कभी पोजीशन पर पहुंचाया नहीं कांग्रेस ने 70 साल में, हमने राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति को बनाया, मैं आ रहा हूं आपके पास जी। राष्ट्रपति तो बनाया, आदिवासी को राष्ट्रपति तो बनाया जी। पर राम मंदिर का भव्य लोकार्पण किया तो राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जी जी। ये 5वीं पंचवर्षीय है मध्य प्रदेश में जी। आदिवासी एनसीआरबी के डाटा आप देखिएगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के, हाशिए पे चला गया आदिवासी, न नौकरियां मिल रही हैं, जल जंगल जमीन से तक वंचित है, पानी का बड़ा आरोप आपने लगा दिया राजेश मिश्रा जी, जल जंगल जमीन से दूर हो गया। दूसरा ये कि भाई आप तो उनका अपमान कर रहे हैं। कोई अपमान इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर आदिवासियों का नहीं हुआ है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इसके पहले इस प्रदेश के अंदर, इस जबलपुर के अंदर जितनी भी जो लोकल स्तर पर फैक्ट्रियां थी, आप उनका हाल अभी अगर बैठे हैं मनीष जी, इनसे पूछिए, सब बंद हो गई थी। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर आई और सबको सुविधाएं मिली, सबको व्यवसायिक स्तर पर जोड़ा, यहाँ बहुत सारे व्यवसायी बैठे हुए हैं, ये रिछाई की फैक्ट्री है, आधार काल की फैक्ट्रियां, 10-10 फैक्ट्रियां चालू थी, पूरी 100 की 100 फैक्ट्रियां हमने चालू करवाई हैं। हमने तेजी से यहाँ के युवाओं को रोजगार भी दिया है। और रही आदिवासी मत, इनने क्या किया, जिसको हम जो हमारे देश के में राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू जी बनी, इन्होंने उसका भी विरोध किया। ये आदिवासियों का विरोध करते हैं, ये अनुसूचित जाति का विरोध करते हैं, ये किसके सके? ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति आगे बढ़ती है। आदिवासी के पेशा भारतीय जनता पार्टी के नेता करें और तुष्टीकरण के आरोप हम पे लगाएं। जी, अब ये बड़ी बात आ गई, देखिए बड़ा मुद्दा आ गया है। देखिए जी, कोई भी गलत आदमी, जी गलत छत्र नेता को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। और ये जो कर्म, अगर इनकी पार्टी ने, किसी ने ऐसा किया नहीं होगा कभी। अगर हमारे आदमी ने किया तो उसको तत्काल भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया गया है और उसे सरेआम माफी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके घर जाकर उसके पैर धोकर माफी मांगी है। इससे बड़ा ये तो जीवन में आज तक माफी भी नहीं मांगी इन्हें किसी कर्म के लिए। हम जिस चीज के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम देश का चुनाव लड़ने आ रहे हैं। इनको तो हर चीज में खामियां नजर आती है। हर बिल्कुल ठीक है। जल्दी बहुत कम शब्दों में, फिर मैं जनता के बीच जाऊंगा। इनका ये कहना है कि आदमी की पहले सरेआम बेइज्जती कर दो, उसको अपनी नजरों में गिरा दो, उसकी परिवार की नजरों में गिरा दो और उसके बाद माफी मांग लो। ये तो वही हो गया कि हत्या करके 302 से बरी कर दो। ये कौन सी बात हो गई? चलिए ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं, अब लोगों के बीच भी हम जाएंगे और बात भी करेंगे आखिर उनके इश्यूज क्या हैं, जनता क्या चाहती, किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। भैया देखिए, जैसे तो मैं अपने साथी मित्र की बात का जवाब देना चाहूंगा कि ये जो तुच्छ हरकत है, ये किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, वो ये बिल्कुल नहीं करता। और जो भी यह कृत्य करता है वो निश्चित रूप से गिरी मानसिकता का आदमी होता है और उसको इमीडिएटली पार्टी ने सस्पेंड कर दिया, उसको बाहर कर दिया गया। एक पर्टिकुलर, आप सुनिए, आज पार्टी सुनिए, आज भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर उसमें कोई कार्यकर्ता करता है तो क्या करेंगे? देखिए, मैं बड़ी जवाबदारी पूर्ण जवाब दूंगा कि जबलपुर एक महानगर को हम ग्रामीण क्षेत्र के रूप में दिखते थे, ये एक बड़ा गांव गिना जाता था। माननीय सांसद जी जो आज हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं, इनके प्रयासों से ही ये एयरपोर्ट जो है इसको बना पाए हैं। और आप देखिए, जो देखिए, एक मिनट, इनको नॉलेज में नहीं है, मैं एयरपोर्ट में हूं इसलिए बता सकता हूं, मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी में रहा हूं। जो भी फ्लाइट्स चालू होती है वो निजी कंपनियां जो होती हैं वो अपने टैरिफ और अपनी अवेलेबिलिटी और पैसेंजर के जो होता है अपना ट्रांजेक्शन, उस पर बात करती है। तो ऐसी कई एजेंसियां आके वापस चली गई हैं हमारे प्रयासों से, जिनको ट्रैफिक में मिलने का कारण बंद हुआ है। और मैं इनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगले 15 दिन में जो इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है, बिल्कुल ठीक बात है और अच्छी बात है। अगर ट्रैफिक बढ़ता है जबलपुर एयरपोर्ट पर, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या इशू है? सम्माननीय जो भाई राकेश सिंह जी की बात कर रहे थे, आज जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, आज जबलपुर का दुर्भाग्य है कि 8 महीने पहले सांसद छोड़कर वो विधायक की सीट में दौड़ में है। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। और ये दुर्भाग्य कैसे? जी, आज जबलपुर का दुर्भाग्य, आज जबलपुर में सांसद ही नहीं है। आज जबलपुर में सांसद कोई नहीं है, जिसने जनता ने, जबलपुर की जनता ने विश्वास जताया था कि सांसद बनाया था। आज और आज देश के प्रधानमंत्री किसी की बात कर रहे हैं। बैठ। मैं राष्ट्रीय मुद्दे पे जाना चाहता हूँ कि अभी हमारे बीजेपी के नेताओं ने कहा
कि देश में बीजेपी ने चारों ओर विकास किया। आज जबलपुर क्षेत्र में बैठे देश की 39 फैक्ट्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने कारपोरेट कर दिया। जिस समय जबलपुर में 60,000 कर्मचारी करते रहे काम, आज 6,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। दूसरा बात, रेलवे को नहीं, अभी साहब कह रहे हैं 100 नई फैक्ट्रियां खुली हैं। एक मिनट जी, नहीं जी, ये काम नहीं करते रहे। हाँ बोलिए। भैया जैसा भैया बोल रहे थे कितनी 100 फैक्ट्री खुल गई। आज जबलपुर के लोगों पर रोजगार नहीं है। जबलपुर का बच्चा शिक्षित होने के लिए फैक्ट्रियों से ज्यादा बीजेपी के कार्यालय खुले। चलिए ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं, महिला सुरक्षा पर भी हम बात करेंगे। क्या है जबलपुर की और महाकौशल की स्थिति? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, जो आदिवासी महिलाओं को लेके बात हुई है, आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रपति का दर्जा तो दिया, लेकिन आदि शक्ति जिसकी पूजा की जाती है, प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हैं और वही आदि शक्ति राष्ट्रपति महिला उसको बैठा कर रखा है। रही बात महिलाओं की बात तो बीजेपी के लोगों सबसे ज्यादा अत्याचार बलात्कार के लोगों में अव्वल जो मंत्री है, जो नेता है, वही लोग हैं। आधार क्या? देखिए, आरोप लगाएं, आरोप अगर लगाएं तो फिर आधार भी होना चाहिए, हमारे पास सबूत भी होना चाहिए। जी हुआ कितना अत्याचार हुआ मंत्री। चलिए ठीक है। मैं और बीच में जाऊंगा। जी जल्दी। इन लोग मुद्दे से भटका रहे हैं। जबलपुर शहर के मुद्दे की बात चल रही थी, कहीं ये मुंह की बात कर रहे हैं, कहीं उधर की बात कर रहे हैं। ये गुंडे तत्व की एक जमात है। यहाँ पे लोकल मुद्दे पे बात होना चाहिए, जिसमें बात चल रही थी जो जबलपुर शहर के मुद्दे पे। ये लोग भीमित करने का काम कर रहे हैं, जनता को भी और हम लोग को भी। चलिए बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई। देखिए, जनता के व्यूज भी आपको निकलकर जरूर सामने आए होंगे। अयोध्या जी, एक और मसला, फिर चूंकि लोकसभा चुनाव तो भाई राष्ट्रीय मुद्दों पर बात जरूर होगी। आज फिर मैं एक बयान का जिक्र करता हूं। गृहमंत्री अमित शाह साहब आए हैं, वो कह रहे हैं भाई एक इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन, वो कह रहे हैं कि भाई आप तो अपने बच्चों को सेट करने में लगे हुए, हमारा विजन देश का है। कौन बच्चों को सेट कर रहे हैं? पंकज सिंह किसके बच्चे हैं? अमित शाह जी के खुद के बेटे का नाम क्या है? बीसीसीआई में चेयर कर रहे हैं। पंकज शाह खुद सत्ता में है। और क्या क्या नाम गिरा, दर्जनों नाम गिरा दूंगा। और रही बात अमित शाह जी, देखिए अमित शाह जी जबलपुर कहने का मतलब कि भाई आपके यहाँ प्रधानमंत्री एक ही परिवार से दावेदार होगा? कितने प्रधानमंत्री हुए हैं? आप सीधे आ जाइए। अगर वो परिवार का नाम ले रहे हैं तो आप बताइए, अगर दो के अलावा तीसरा नाम बता दीजिए। बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, तीसरा नाम बताइए गांधी परिवार से है तो। गांधी परिवार पर परिवारवाद का आरोप आप लगाते हैं, दो नाम, तीसरा नाम गिना दे करें। लालू के बेटे तेजस्विनी, स्टालिन के बेटे स्टालिन, कितने ऐसे नाम गिनाए भाई साहब। एक पीढ़ी चली आ रही है। इसके अलावा अगर कांग्रेस ने किसी को प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष बनाया हो तो बताइए आप जरा। अभी खड़गे वो जो उनको बनाते हैं, जो उनकी सुनते हैं, उसके अलावा आज अगर उनने मतलब किसी को नहीं बनाया वैसा। ऐसे बहुत सारे परिवार जिसका इंडी गठबंधन बना है, और आप सब वो इंडी गठबंधन से अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए गठबंधन बनाया हुआ है, और सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो भ्रष्टाचारी का गठबंधन है। चल ठीक है। मैं जी मनीष शर्मा जी, थोड़ा सा ये जरूर समझाइएगा कि भाई ठीक है, जो गठबंधन बने हैं, कांग्रेस हो या एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, परिवारवादी पार्टियां तो हैं उसमें। देखिए, अगर इतिहास में नजर डालें सारी पार्टियों के, तो आपको सब में मिलेगा कहीं ना कहीं परिवारवाद हुआ है। आजकल कोई भी पार्टी ऐसी नहीं बची है जिसमें परिवारवाद न चल रहा हो, भले ही वो दूर के रिश्तेदारों को ला रहे हो नजदीक के। लेकिन मैं आपसे एक इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात करना चाहूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी चीज है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है। मतलब कितने दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार एक ऐसी चीज लेकर आई जिसको संवैधानिक घोषित नहीं करा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा असंवैधानिक, और पूरे दुनिया में बदनामी हुई है कहीं ना कहीं ये लेकर कि सरकार भी असंवैधानिक काम कर रही है। ये दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में। लेकिन कम से कम अब सामने तो आ सका जो कुछ भी है। ये देखिए, ये एक्सक्यूज है। अगर ऐसे ही था तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार मौके दिए थे, तब सामने आके क्यों नहीं बताया? खुलेआम बताना चाहिए था कि इलेक्टोरल बॉन्ड ये चीज है, हम लेकर आए। क्यों नहीं बार क्यों रोकने की कोशिश की? चुनाव के बाद समय देने की मांग क्यों की गई? और एक बात ठीक, मैं आ रहा हूं आपके पास। जयंत वर्मा जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। थोड़ा सा ये जरूर समझाइएगा कि भाई परिवारों की बात हो रही कि भाई जो गठबंधन है उसमें जितनी ज्यादा पार्टियां हैं वो सारी किसी ना किसी परिवार आधारित हैं। देखिए जो परिवारवाद की बात कहते हैं, आ रहा हूं आपके पास।
जहां नॉमिनेशन हो रहा है तो वहां तो बात अलग है कि आपने किसी को फेवर किया, पर जब जनता की अदालत में जाके और चुनाव से वोट लेके जब जीतते हैं, जैसे राजीव गांधी आए थे तो उनको तो जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा सीटें मिली थी उनके समर्थन में। तो यदि लोकतांत्रिक तरीके से कोई आ रहा है तो मुझे लगता है कि ये परिवारवाद का ये बात कहना थोड़ा गलत है, क्योंकि जनता चुनती है। जी ये बड़ी बात कही है, जनता चुनती है, परिवारवाद पर कहना थोड़ा गलत होगा। जी मैं 3 विषयों पर बात करूंगा। पहला ये तो ये भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि 28 साल का जो इनका राज था वो हिल चुका है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी एक ऐसा चेहरा चमक चुका है जबलपुर में कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के मूल ही में नजर नहीं आ रही। उसने समय रहते हार मान ली है और ये संकेत दे दिए कि निश्चित तौर पर दिनेश यादव जी एक नया चेहरा होकर उभरेंगे और संस्कार दानी का इतिहास बदलेंगे। दूसरी इनने रोजगार की बात करी। मुद्दे क्या, किस आधार पर आपको लगता है जीत रहे? उसका कारण है यहाँ होती है मोदी गारंटी की बात होती है, परंतु वो काला धन कहाँ है? 2 करोड़ लोगों को नौकरी कहाँ है? और 2 करोड़ लोगों को नौकरी कहाँ है? और 15-15 लाख अकाउंट में कहाँ है? ये मोदी गारंटी क्या है? 2 मिनट, बहुत अच्छी बात है। जब 2014 में जो षड्यंत्र रचा गया रहा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दिखाकर, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, अन्ना हजारे तो आज आप ही हैं केजरीवाल के साथ आप ही। आ रहा हूँ आपके पास। जी देखिए, सबसे पहले एक गारंटी मैं लेना चाहूंगा कि कांग्रेसी बौखलाएंगे नहीं, है ना। अब बात करते हैं। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने नॉमिनेट किया किसको? जवाहरलाल नेहरू ने किसका प्रोजेक्शन कराया? अच्छा, ये नेहरू परिवार कैसे गांधी परिवार बन गया ये भी अपने आप में एक मिस्ट्री है। उन्होंने प्रोजेक्शन कराया इंदिरा गांधी के बाद में प्रोजेक्शन हुआ राजीव गांधी के बाद प्रोजेक्शन हुआ सोनिया गांधी ने राहुल गांधी का प्रोजेक्शन कराया, प्रियंका वाड्रा, रावण वाड्रा। ये देखिए परिवारवाद इसको कहते हैं। अभी बात पूरी नहीं हुई है, बौखलाना नहीं भाइयों, उत्तर सुन लो, बौखला नहीं। अब बात करते हैं जबलपुर की। ये कह रहे थे जबलपुर को क्या मिला? जबलपुर में इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है। इस जबलपुर में देश के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिंग रोड बन रही है। इस जबलपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट रेलवे स्टेशन है। सारी आपने बातें बता दी, यहाँ भी हम जाएंगे। जबलपुर में एक समय जबलपुर में घर घर बड़ी बनती थी। आपको पता होगा, अगर आप शहर के बारे में जानते, घर घर बड़ी बनती थी। ये मजदूर बना के रखे थे कांग्रेस के ये बखरी वाले। आज उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई। आज सम्मान से जबलपुर शहर का विकास दिख रहा है। अगर घर घर बड़ी बनती थी, आज विकास दिख रहा है आपको। ये बोलते हैं कि क्या किया। महिला शक्ति भी है हमारे साथ, नारी शक्ति यहाँ पर। महिलाओं की क्या मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा वेट करिएगा। चर्चा लंबी होगी, चर्चा भी लंबी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। जी, महिलाओं के इशू क्या हैं, देश के इशू क्या हैं? देखिए, महिलाओं के इश्यू जो भी थे वो सब समाप्त हो गए हैं। मोदी जी आए हैं, पूरे सम्मान के साथ महिला जी रही है। मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन सामाजिक जो भी काम कर रहे हैं वो मोदी जी कर रहे हैं। और उस राज्य में, उस देश में हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये मोदी जी बारंबार आना चाहिए और 400 नहीं 1000 पार आना चाहिए। आपका मैं इनसे केवल एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर ये केंद्र की बात करते हैं तो इन्होंने एनडी गठबंधन क्यों किया? किस कारण से इन्होंने एनडी गठबंधन किया है? सबसे पहले मुझे ये वो कारण बताएं। जी बिल्कुल, एक सवाल उठा है कि आखिर जी चले मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा लोगों के बीच में जाऊंगा, आऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा लोगों मैं आ रहा हूँ। दादा प्लीज बैठिएगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। जी थोड़ा सा बीच में, थोड़ा सा युवाओं के बीच। जी देखिए, मैं अनुराग ठाकुर जी से और मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार है क्या एक कलाकार विरोधी है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक ड्रामा डिवीजन हुआ करता था जिसको हम गीत नाटक प्रभाग बोलते हैं, और उस ड्रामा डिवीजन में पूरे देश भर के बहुत सारे कलाकार अपना आशा करते हैं इनका मुद्दा, इनका इशू जरूर पहुंचेगा। जी इनका इशू जरूर पहुंचेगा। यहाँ से कोई सवाल है?
मेरा एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि अभी जैसे हवाई जहाज की बात कर रही थी, एयरपोर्ट की बात की जा रही थी, तो एक जो कोटा जो है बहुत छोटा शहर है जबलपुर से, लेकिन आज की डेट में वहां पर जो एजुकेशन के वजह से वहां पर ट्रैफिक है, तो यहाँ पर ना इंडस्ट्री है ना ट्रैफिक ना कुछ ऐसा कोई चीज है कि पहले जबलपुर में तो ऐसा देखिए मैडम ने बोला जैसे कि महिलाओं के लिए कौशल विकास योजना का पैसा ये भारतीय जनता पार्टी के जबलपुर के पदाधिकारी देखिए चर्चा लगातार जारी रहेगी। चर्चा जी लगातार जारी। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक, फिर लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सब अपनी जगह पर बने रहिए, बहुत जल्द लौटते हैं।